ओरिजिनल फिल्मों की सबसे अच्छे सीक्वल्स की निशानी होती है कि वह अपने आप में अलग होने के बावजूद पिछले कहानी को और आगे बढ़ाने की फीलिंग देते हैं। तो डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म की कहानी तो काफी सिंपल है, लेकिन इसमें कई सारे ट्विस्ट हैं। यहाँ तक कि आखिरी फ्रेम में भी एक ट्विस्ट है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक विलन रिटर्न्स फिल्म को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहाँ पर एक बिल्डिंग में पार्टी चल रही होती है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी खिड़की से कूदता हुआ आता है और वो यहाँ पर आकर लड़कियों को मारने लगता है। और उन्हीं लड़कियों में आरबी भी थी, जिसे प्ले किया है तारा सुतारिया ने। वो मास्क पहना हुआ आदमी आरबी को भी बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब अगले सीन में हम गणेशन नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि लोगों को बता रहा होता है कि एक विलन वापस आ चुका है और वो किसी साइको किलर के रूप में लड़कियों को मार रहा है। उसने अभी तक 14 लड़कियों को मार चुका है और उनमें आरबी भी शामिल है। जैसे रावण अपनी कहानी का और दुर्योधन अपनी कहानी का हीरो होता है, वैसे हर विलन अपनी कहानी का हीरो होता है। फर्क बस इतना है कि हीरो की स्टोरी आप सब जानते हैं, लेकिन एक विलन की स्टोरी कोई नहीं जानता। तो आगे हम देखते हैं गौतम मेहरा को, जिसे प्ले किया है अर्जुन कपूर ने। वो यहाँ पर एक शादी में आता है और लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। दरअसल आज उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही है, इसलिए वो यहाँ पर कई सारे लोगों को मारता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालता है और काफी सारी डायलॉग बाजी भी करता है। लेकिन अगले ही दिन हम इन डायलॉग से बना एक रैप सॉन्ग देखते हैं, जिसे की आरबी ने बनाया था और वो सॉन्ग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर देती है और वो वायरल भी हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि गौतम ने जो कुछ भी शादी में किया, उससे उसके पिता काफी नाराज हो जाते हैं। साथ में वो उसे वही रैप वाले वीडियो भी बताते हैं जो कि आरबी ने बनाया था। तो यहाँ पर गौतम के पिता उसके सारे बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड फ्रीज करवा देते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं आरबी मल्होत्रा को, जो कि एक नई नवेली स्ट्रगलर सिंगर है, जिसकी रैप वाली वीडियो वायरल हो जाने से थोड़ी पॉपुलर तो हो चुकी थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसके पास गौतम आता है। गौतम आरबी से बात करने की कोशिश करता है। गौतम चाह रहा था कि आरबी सॉरी बोले, लेकिन यहाँ पर आरबी सॉरी तो क्या, उससे ठीक ढंग से बात तक नहीं करती है। और फिर थोड़ी देर के बाद उनके यहाँ पर एक कीर्ति नाम की एक बड़ी सिंगर आती है, जो कि बहुत पॉपुलर है और उसके काफी सारे फैन भी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरबी भी कीर्ति की बहुत बड़ी फैन है। लेकिन कीर्ति यहाँ पर आरबी को इग्नोर करके तुरंत ही गौतम मेहरा के पास चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरबी कीर्ति की तरह एक बड़ी सिंगर बनना चाहती है और वो कीर्ति की जगह भी लेना चाहती है। लेकिन जब तक कीर्ति है तब तक तो आरबी का इस पोजीशन पे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गौतम आरबी से कहता है कि वो कीर्ति की जगह उसे दिला सकता है। तो गौतम उसी रात वो मास्क पहनकर कीर्ति के पास पहुंच जाता है और उसे डराने धमकाने लगता है। यहाँ पर उसे देखकर कीर्ति भी काफी ज्यादा डर जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद गौतम अपने कपड़े बदलकर फिर से कीर्ति के पास आता है और उसे संभालता है। कीर्ति उन्हें बताती है कि उसके ऊपर किसी ने अटैक किया और अब वो आगे गाना नहीं गा सकती, इसलिए वो कल ही यहाँ से चली जाएगी। मतलब कि कीर्ति के लिए अब रास्ता बिल्कुल खाली था, क्योंकि कीर्ति उस येलो मास्क वाले आदमी से डरकर वापस चली गई थी। तो अब आरबी के पास मौका है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर लोगों के दिल में अपनी जगह बना ले। तो यहाँ पर कीर्ति एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिससे कि सभी लोग खुश हो जाते हैं। और ये सब कुछ गौतम की वजह से हुआ है, इसलिए आरबी गौतम से थैंक यू कहती है। और साथ में यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आरबी गौतम से प्यार करने लगी है और शायद गौतम भी। तो यहाँ पर आरबी गौतम को अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी माँ नहीं है, लेकिन उसके पिता है, लेकिन वो उसे अपनी बेटी नहीं मानते हैं। आरबी गौतम को बताती है कि वो सिंगर बालाकृष्णन की बेटी है और बालाकृष्णन शहर के बहुत बड़े सिंगर है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट कभी नहीं करने वाले, इसलिए वो एक बड़ी सिंगर बनना चाहती है ताकि उसके पिता उसे एक्सेप्ट कर ले। और जब अगली सुबह होती है तो आरबी देखती है कि गौतम उसके पास नहीं है और टीवी पर एक ऐसी न्यूज चलाई जाती है जिससे कि आरबी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल आरबी ने गौतम को जो अपनी फैमिली की फोटो बताई थी, वो उसने आरबी के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जिससे कि ये बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन यहाँ पर बालकृष्ण न्यूज के सामने सभी को बता देते हैं कि आरबी उसकी बेटी नहीं है। आगे हमें पता चलता है कि गौतम ने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया, क्योंकि आरबी ने उसके लिए एक रैप वीडियो बनाई थी, वो किसी रोस्ट से कम नहीं था, इसलिए गौतम ने आरबी से बदला लिया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आरबी पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि वो गौतम से प्यार करने लगी थी और वो अपने पिता वाली सच्चाई बाहर भी नहीं आने देना चाहती थी। अब आगे प्रेजेंट डे में पुलिस वालों को पता चलता है कि इन सारे कामों के पीछे गौतम मेहरा का हाथ है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गौतम उनके पहले से ही स्वागत में बैठा था
और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और गौतम वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद हम एक आदमी को पुलिस स्टेशन में आता हुआ देखते हैं। दरअसल आरबी के मर्डर के हो जाने के बाद अब जितने भी सस्पेक्ट थे उन सारे सस्पेक्ट को पुलिस वालों ने बुला लिया था और उन्हीं सस्पेक्ट में भैरव पुरोहित भी था, क्योंकि वो आरबी का कैब ड्राइवर था और आरबी के लास्ट 10 कॉल्स में भैरव का नाम भी शामिल था। इसलिए पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। जिसके बाद कहानी 6 महीने पीछे जाती है, जहाँ पर हम रसिका नाम के एक लड़के को देख पाते हैं और यहाँ पर रसिका को देखकर भैरव को पहली नजर वाला प्यार हो गया था। दरअसल रसिका एक स्टोर में काम किया करती है और भैरव एक कैब ड्राइवर है। तो रसिका अपना काम खत्म करने के बाद जब घर वापस आ रही होती है तब वो भैरव के कैब से ही वापस आती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है और दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हो। इसलिए अगले ही दिन से दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना स्टार्ट कर देते हैं और फिर दोनों को ही एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर पुलिस वालों के पूछने पर भैरव उन्हें बताता है कि वो एक कैब ड्राइवर है और एक जू में काम करता है। वो कहता है कि आरबी को उसने अपनी कैब में बिठाला जरूर था पर उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए पुलिस वाले भैरव को छोड़ देते हैं। अब न्यूज पर लाइव शो में आंसू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि पब्लिक को बताता है कि इन सारी हत्याओं के पीछे गौतम मेहरा का हाथ है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को भी उसी ने मारा है। लाइव शो से निकलने के बाद आंसू भैरव के पास जाता है, जिसने कि मास्क पहना हुआ था। यहाँ पर आंसू उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी बोला था उसने वो लाइव टीवी पर बोल दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनके पीछे गौतम मेहरा खड़ा होता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर भैरव ने अपने मुंह को कवर कर रखा था, इसलिए गौतम ने उसके चेहरे को नहीं देख पाया था। लेकिन भैरव यहाँ से किसी तरह से निकल कर रसिका के पास जाता है और रसिका उससे कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रसिका के कहने पर ही भैरव ये सारे काम कर रहा है। अब प्रेजेंट डे से 3 महीने पहले का सीन हम देखते हैं, जब आरबी पूरी तरह से टूट चुकी थी और यहाँ पर गौतम को भी उससे प्यार हो चुका था, क्योंकि अब वो भी ठीक ढंग से नहीं रह पा रहा था और उसे एहसास होने लगा था कि उसने आरबी के साथ जो किया वो बहुत बुरा किया। और फिर एक दिन वो एक पार्टी में गया, जहाँ पर जाने के बाद काफी सारे लड़ाई झगड़े के बाद वो काफी पिटा और उसी पार्टी में आरबी भी मौजूद थी। अब क्योंकि गौतम काफी गंभीर हो चुका था, इसलिए आरबी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और कुछ दिनों के बाद जब गौतम बिल्कुल ठीक हो गया था तो आरबी उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि गौतम ने उससे जिस तरह से बदला लिया वो नहीं करना था और उसका दिल भी तोड़ा। और उसी समय में भैरव भी रसिका से प्यार करने लगा था। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और भैरव तो उसे शादी करना चाह रहा था और वो ये सारी चीजें सोचने भी लगा था। इसलिए जो रिंग रसिका को पसंद थी उस रिंग को भैरव लेने के लिए चला जाता है और जब भैरव वापस आ रहा था तो कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे उसकी चीजें भी लेने लगते हैं। लेकिन जब वो उससे रिंग मांगते हैं तो यहाँ पर भैरव उन सभी लोगों की चटनी बना देता है। जिसके बाद भैरव जब अपने होटल वापस आता है और जब वो खिड़की से एक नज़ारा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रसिका किसी दूसरे आदमी के साथ थी। अब अगले दिन भैरव और रसिका जब कैब में थे तो रसिका उसे बताती है कि कल रात वो जिसके साथ थी वो उसका बॉस था और रसिका ने भैरव को भी खिड़की पर देख लिया था। वो भैरव को अपने बॉस के साथ के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देती है और जब वो बता रही होती है तो उसकी आंखों में 1% भी गिल्ट नहीं था कि उसने भैरव को चीट किया। वो कहती है कि लव स्टोरीज में ऐसा ही होता है। साथ में वो बाहर एक कपल को झगड़ता हुआ देखते हैं। यहाँ पर जो लड़का होता है वो लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन लड़का अभी भी उससे प्यार करता है, लेकिन लड़की किसी और को चाहने लगी है। लड़का उसके सामने गड़गड़ाता है, पैर पड़ता है, लेकिन लड़की नहीं मानती है, जिसके गुस्से में वो चाकू निकाल लेता है। रसिका भैरव से कहती है कि यहाँ पर तुम्हें लड़का गलत लग रहा हो, लेकिन मुझे लड़की गलत लग रही है, और अगर आज तुमने उस लड़की को बचाया तो वो लड़की आगे जाकर कई सारे लोगों को फंसाएगी और आगे भी उनका यही हाल करेगी। इतना सुनने के बाद भैरव तुरंत ही गुस्से में अपनी कार से बाहर निकलता है और वो उस लड़की को बेरहमी से मार देता है। तो अब यहाँ से भैरव का मकसद बन चुका था कि जो भी लड़की किसी लड़की को चीट करेगी वो उनको मार देगा, या फिर जिनके एक तरफा प्यार रहे वो उनको भी मार देगा। वो ये सब कुछ रसिका के कहने पर कर रहा था और उसने शहर की कई सारी लड़कियों को मार दिया था। और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब आरबी गौतम को छोड़कर वहां से जा रही होती है तो उस कैब का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि भैरव ही था, इसलिए उस रात उसने आरबी को बेरहमी से मार दिया। अब अगले दिन गणेशन जब अपने घर होते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि गणेशन को गौतम पर बिल्कुल भी शक नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये काम कोई और कर रहा है। और तभी पीछे से भैरव आ जाता है। वो यहाँ पर गणेशन को बहुत ही बुरी मौत मारता है और मारने से पहले उसे बता देता है कि आरबी जिंदा है और भैरव जिस जू में काम करता है आरबी को उसने वहीं पर रखा है। लेकिन एक दिन ये सारी बातें एक आदमी को पता चल जाती है। वो आदमी भैरव से कहता है कि उस लड़की को छोड़ो वरना वो उसे मार देगा।
लेकिन यहाँ पर भैरव उस आदमी को भी बुरी तरह से मार देता है और जिस आदमी को मारा गया उसके बेटे ने ये सारा नजारा अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा। उस आदमी को मारने के बाद भैरव बाहर आ जाता है। पुलिस भी आ चुकी थी और यहीं पर गौतम भी आ चुका था। गौतम को ऐसा लग रहा था कि ये सारा काम भैरव ने किया है, लेकिन यहाँ पर वो लड़का पुलिस वालों को बताता है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे उसके पिता का हाथ है। उस लड़के ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पिता बहुत ही जाहिल किस्म के इंसान थे, वो उसे बहुत मारा करते थे। और जब पुलिस वालों ने उस जू में छानबीन की तो उन्हें वहाँ पर आरबी तो कहीं नहीं मिली, लेकिन उन्हें उस आदमी के डीएनए सैंपल्स मिल जाते हैं और उन लड़कियों के भी मिल जाते हैं जिन लड़कियों को भैरव ने मारा। तो अब गौतम और भैरव तो निर्दोष साबित हो चुके थे और भैरव को भी उसके घर भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ से भैरव उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने आरबी को छिपा कर रखा है। वो वहाँ पर जाकर आरबी को मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर आरबी किसी तरह से बच के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उस जगह से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था और भैरव भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। और फिर तभी एंट्री होती है गौतम की, जैसे कि उसके ठिकाने के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार लड़ाई होती है जिसमें कि भैरव गौतम को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और रसिका से रेटिंग भी मांग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर गौतम भैरव को बताता है कि कौन रसिका, वो जिस रसिका के बारे में बात कर रहा है वो तो है ही नहीं, वो रसिका सिर्फ तेरे दिमाग में है। और सच में ऐसा ही था क्योंकि रसिका तो वहाँ पर थे ही नहीं। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जब भैरव को उसके अफेयर के बारे में पता चला था तो उसने रसिका को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, लेकिन रसिका भैरव के दिमाग में ऐसी बैठ चुकी थी कि उसने उसे साइको किलर बना दिया और इस बात का एहसास भैरव को भी हो जाता है कि रसिका यहाँ पर नहीं है। और आखिर में गौतम भैरव को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि भैरव के चारों खाने चित हो जाते हैं और आखिर में भैरव अपने आप को एक शेर के हवाले कर देता है। और फिल्म के आखिर सीन में एक विलन का विलन मतलब कि रितेश देशमुख दिखाया जाता है जो कि भैरव से कह रहा होता है कि अब से उसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि भैरव मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। तो दोस्तों, एक विलन रिटर्न्स आपके दिमाग और आपके दिमाग की नसों के साथ खेलती है। फिल्म लिखते वक्त राइटर्स ने एक बार विलन शब्द लिखा होगा, फिर सोचा होगा कि एक बार रोल लिखते हैं, मजा आ रहा है, फिर एक बार और ऐसा करते करते बेचारे गिनती भूल गए। यहाँ हर किसी में होड़ मची है विलन बनने की। मैं हीरो नहीं विलन हूँ। हाँ भाई समझ आ गया, आगे बढ़ो और फिल्म में भी तो कुछ करो। ऐसा लगता है कि फिल्म ने साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों में से एलिमेंट्स उठाए और बिना सोचे चिपका दिए। राइटिंग के स्तर पर तार जुड़ते नहीं दिखते और ना ही एक्टर्स के और ना ही लॉजिक के। मतलब लॉजिक के स्तर पर तो इतने संगीन पाप हुए हैं कि नास्तिक को भी इस बार याद आ जाए। आप खुलेआम मेट्रो प्लेटफॉर्म पर मर्डर कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं। ऊपर से मेट्रो चली जा रही है, कोई रोक कर देखना नहीं चाहता कि अंदर दो मुस्तंडे नुकसान किए जा रहे हैं। भाई मेट्रो सरकारी थोड़ी है। इस एक्शन सीन में यकीन लायक सिर्फ एक चीज लगती है, वो है मुंबई मेट्रो की खाली सीटें। जब किसी फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन आपको निराश कर दे तो आप मुड़ते हैं एक्टिंग परफॉर्मेंस की तरफ कि भैया गोल्ड नहीं मिला तो सिल्वर ही सही। और घर लौटते वक्त आपको ये ना लगे कि पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन डायरेक्टर आपसे वो सिल्वर मेडल भी छीन लेते हैं और आपकी पूरी खुशी भी। और अब कैरेक्टर की बात करें तो अर्जुन कपूर बस फिल्म में है, उनको एक सीन से निकाल कर दूसरे में डालोगे तो लगेगा ही नहीं कि कुछ बदला, सब कुछ सेम। गौतम लगभग पूरी फिल्म में लेदर जैकेट पहनकर घूमता है, ये उसे कूल बनाने का प्रयास किया होगा। पर जनाब क्या आप मुंबई के मौसम से वाकिफ नहीं है क्या? वही बात करें तारा सुतारिया की, तो तारा सुतारिया वही करती है जो वो इतनी फिल्मों से करती आ रही है, बिना इमोशन की एक्टिंग। माफ कीजिएगा पर उनके काम को यहाँ एक्टिंग भी नहीं कहा जा सकता। फिर आते हैं जॉन अब्राहम। अगर मुमकिन हो तो किसी कोरे कागज पर नजर दौड़ाइए, बस यही जॉन पूरी फिल्म में करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, कोई एक्सप्रेशन या इमोशन नहीं। उनकी पार्टनर रही दिशा पाटनी की ब्रीफ भी कुछ ऐसी ही लग रही है। आपको हंसना है, ऐसा कि लगे कोई साइको हंस रहा है। और हाँ, आपको फिल्म में सुंदर भी दिखना होगा क्योंकि फिल्म में उन्हें कुछ उल्टे सीधे सीन भी तो दिखाने होंगे। बस यही सब दिशा पाटनी करती है। दिशा पाटनी को इस फिल्म में सिर्फ इसलिए लिया गया ताकि फिल्म में ग्लैमर ऐड हो सके। फिल्म में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आता जब आप हैरान हो जाए या आपको लगे कि अरे ये कैसे हो गया। सेकंड हाफ जैसे जैसे आगे बढ़ता है आपको समझ आने लगता है कि क्लाइमैक्स में क्या होगा, और क्लाइमैक्स में भी आपको हैरान नहीं कर पाता। आप बार बार सोचेंगे कि पहले वाली में ज्यादा दम था, और यही सोचते सोचते ये फिल्म खत्म हो जाती है और आपको लगता है कि ये सारे के सारे विलन ही हैं जिन्होंने हमें ऐसी फिल्म दिखाई। म्यूजिक में भी कुछ खास दम नहीं लगा, तेरी गलियां ही बैकग्राउंड में कई बार बजता है। और फिल्म के आखिरी सीन में हमें रितेश देशमुख को दिखाया गया, जिससे कि फिल्म यही संकेत करती है कि एक विलन 3 भी आएगी। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या आप एक विलन 3 के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।